हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले सेशन में हम लोग कैपेसिटर को अध्ययन किए थे और उसमें जो भी मूलभूत कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जान चुके थे, जो भी चीज़ हम लोग अध्ययन कर चुके थे उसमें था कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर जिसको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग फ्री चार्जेज और बाउंडेड चार्ज के बारे में अध्ययन किए थे। फिर हम लोगों ने कैपेसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होती है, वैद्युत धारिता, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए थे। हमने आपको बता दिया था कि जो कैपेसिटी होती है वो Q/V हम लोग फार्मूले से डिनोट करते हैं और इसकी परिभाषा होती है किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की कैपेसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहते हैं। इसका हम लोग यूनिट भी जान चुके थे। सी का जो मात्रक है वो इसका मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट। इसी को हम लोग फैरेड भी जानते हैं, जिसको फैरेड कहते हैं, जिसे फैरेड कहा जाता है। तो धारिता का मात्रक फैरेड भी होता है। और यहाँ से न्यूमेरिकली अगर बात करें तो एक फैरेड बराबर होता है 1 कूलाम पर वोल्ट। तो एक फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट एक फैरेड के बराबर होता है। ये धारिता का हमारा मात्रक है। ये फैरेड बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसके छोटे मात्रक होते हैं माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड। तो 1 माइक्रो फैरेड, माइक्रो के लिए हम लोग 10⁻⁻6 फैरेड कहेंगे। फिर 1 इसी तरह से मिली फैरेड भी हम बात कर सकते हैं, मिली फैरेड। तो मिली फैरेड के लिए हम लोग जानते हैं 10⁻³ फैरेड जानते हैं। तो ये हमारे धारिता के छोटे मात्रक हैं, माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड आदि। ये मात्रक हो गया। फिर अगर बीमा की बात किया जाए तो हम इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q² और Q² को हम लोग I और T का स्क्वायर कर लेंगे। I का स्क्वायर, T का स्क्वायर, W को हम लोग F इंटू D कहते हैं, F इंटू D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W वर्ग। तो यहाँ से हम लोग I को हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं, एम्पियर। और ये टाइम हो गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर इसका होता है ml, T पर -2 होता है F का और D का हमारा L होता है। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, M पर हो जाएगा -1, M ऊपर जाएगा, L पर -2, A पर 2 और T पर तो +4 हो जाएगा। तो ये हमारी बीमा हो गई। इसके बाद अगला आइटम हमारा है एक फैरेड को हम लोग डिफाइन करेंगे। एक्चुअली एक फैरेड होता क्या है, तो एक फैरेड को हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 फैरेड क्या होता है, तो हम 1 फैरेड कहेंगे यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाती है। तो इसकी परिभाषा भी दे दिया जाए। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 फैरेड होती है, 1 फैरेड होती है। तो ये फैरेड का हमारा मात्रक हो गया कि यदि किसी चालक को अगर हम 1 कूलाम का आवेश देते हैं और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता हम लोग 1 फैरेड कहेंगे। विद्युत गोलीय चालक की धारिता
विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसके लिए मैं मान लेता हूं कि ये कोई गोली चालक है जिसकी रेडियस ए मान लिया जाए, त्रिज्या ए है, किताब की भाषा में इसकी त्रिज्या ए है, और इस चालक को हम Q कूलाम आवेश दे रहे हैं। जब भी चालक को आवेश दिया जाएगा, Q कूलाम आवेश अगर इसको दिया जाता है, तो आप जानते हैं कि चूंकि एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर की कहानी होती है कि जब भी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो ये इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से ये वितरित हो जाता है। चलिए, ये कहानी हम लोग पहले से जानते हैं कि जब भी कोई चालक होता है, देखिए इसकी सबसे पहले मैं आपको एक वर्किंग स्टेप बता दूं। किसी भी चीज़ की अगर कैपेसिटी निकालनी हो तो सिंपल फार्मूला आपका यही होता है, C=Q/V। तो हम लोग करते क्या है, कोई भी चालक हो, चाहे वो गोली हो, चाहे किसी भी शेप का हो, अगर उसकी कैपेसिटी हमको निकालनी है, धारिता निकालनी है, तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए, Q/V। अब Q क्या होता है, जो भी उस चालक को चार्ज दिया गया, ये हमारा होता है Q। और जब चार्ज देते हैं तो उसके विभव में कितनी वृद्धि हुई, यानी उसका विभव कितना हो गया, यही दो बात हम लोग निकाल करके और Q में विभव से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको किसी भी चालक की धारिता पता हो जाती है। अब हमारा जो सवाल है वो विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो हमने मान लिया, यहाँ लिख लेंगे पूरी कहानी। माना एक गोलीय चालक है, माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या ये है, चालक के समीप में कोई दूसरा चालक नहीं है, क्योंकि ये विलगित गोलीय चालक है। ये भी लिखेंगे, इस चालक के समीप में, इस चालक के समीप कोई दूसरा चालक उपस्थित नहीं है, कोई दूसरा चालक उपस्थित नहीं है। माना गोलीय चालक को Q कूलाम का आवेश देने पर इसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है। इसका विभव V हो जाता है, इसका विभव V हो जाता है। तथा चालक गोला होने के कारण, Q आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम चालक को Q आवेश देते हैं तो ये एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस दशा में यह जो हमारा पृष्ठ होगा, जो गोले का पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ क्यों होगा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी किसी गोली चालक को आवेश देते हैं तो ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। साथ ही साथ चूंकि यहाँ से इसकी दूरी, अगर सेंटर की हम बात करें तो सेंटर से पृष्ठ की दूरी हर जगह सेम होती है। तो अगर इस चालक को हम केंद्र पर मान लें, यहाँ पर मान लिया जाए,
तो यहाँ पर मानने के कारण यहाँ जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हर जगह विभव सेम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी हर जगह सेम हो रही है, ये दूरी सेम है। जैसा कि हम विभव का सूत्र जानते हैं कि Q/R होता है, हम लोग पढ़े हैं 1/4πε0, उसको हम लोग साइड में K लिख देते हैं, Q/R होता है। अगर चार्ज को यहाँ रखते हैं तो ये चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इस चार्ज को हम यहाँ कंसीडर करते हुए इसके पृष्ठ को एक समान विभव मान लेंगे हम, क्योंकि यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक लाइन पास करेंगे तो सब इलेक्ट्रिक जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर होगा, जैसा कि हम सब पीछे पढ़ चुके हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो गोले का सरफेस होगा इस पर परपेंडिकुलर होंगी, ऐसा होता ही है। समविभव पृष्ठ के बारे में हम लोग कहानी जानते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो है लंबवत होती है, तथा गोलीय चालक एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इस प्रकार गोले के पृष्ठ पर विभव निकाला जाए, इस प्रकार गोले के पृष्ठ पर विभव, तो जो गोले के पृष्ठ पर विभव होगा वो KQ/A, चूंकि ये यहाँ रेडियस है, सेंटर से ये दूरी पर एक गोले का पृष्ठ है, तो KQ/A हो जाएगा। अब मैं कैपेसिटी निकाल रहा हूँ, अतः गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता C = हमारा फार्मूला होता है Q/V, तो Q की वैल्यू तो Q ही है और V की वैल्यू हमारी आ गई है KQ/A। अगर ये भर दिया जाए नीचे तो आप देख रहे हैं Q कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर और K रहेगा नीचे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया जाए तो K की वैल्यू आप जानते हैं 1/4πε0 होती है, और अगर ये मीडियम में रखा हुआ है तो यहाँ K को भी यूज कर लेते हैं, कैपिटल K। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ऊपर से हो जाएंगी, तो हमारा आएगा 4πε0 A × K। तो ये हमारी कैपेसिटी होती है, गोले चालक की धारिता होती है 4πε0 K × ये गोली चालक की धारिता होती है। फिर यहीं से कहानी बना लेंगे कि यदि गोली चालक हवा में स्थित हो, यदि गोली चालक हवा में स्थित हो तो K को हम 1 पुट अप कर देते हैं। यदि गोलीय चालक हवा में स्थित हो तो कैपिटल K = 1, इस दशा में C की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4πε0 × A, 4πε0 × ये। तो ये हमारी होती है, अगर कोई हवा में गोली चालक रखा हुआ है, उसकी रेडियस अगर A है तो कैपेसिटी हमारी आती है 4πε0 A, और इसका मात्रक भी आप चाहें तो लिख दें, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड को F से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया हमारे गोली चालक की धारिता। यहाँ से अगर हम ε0 की बीमा निकालना चाहें, जैसे पिछले चैप्टर में, पिछले अध्याय में भी हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो यहीं से थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूँगा। ε0 हो जाएगा C/4πA। तो अगर ε0 का मात्रक निकाला जाए, यूनिट, तो यहाँ से ε0 का मात्रक एक दूसरा मात्रक हमको मिलेगा
होगा फैरड पर मीटर। सी का फैरड होता है। यहाँ देखिए ये 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट है, तो 4 पाई की बीमा हम लेंगे नहीं, ये चूँकि रेडियस है तो फैरड प्रति मीटर, इसको हम कहेंगे फैरड प्रति मीटर। फैरड प्रति मीटर पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे, इसका मात्रक पढ़े थे, तो हम लोग कूलाम वाले सूत्र से निकाले थे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो वो हमारा मात्रक जो मिला था वो था कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मिला था हमको कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि 2 तरह के मात्रक हो गए, एक पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, और ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है फैरड प्रति मीटर। तो फैरड प्रति मीटर ये कैपेसिटी के केस में, और ये हमारा पिछले अध्याय में हम लोग इलेक्ट्रिक वाले में पढ़े थे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का 2 मात्रक होता है, परीक्षा में 1 नंबर में पूछे भी जाते हैं। देखिए अगला आइटम हमारा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। किसी चालक की, कोई भी अगर चालक है और वो चार्ज है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से डेवलप होती है, कैसे आती है, वो चीज़ आपको समझना है। तो ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि ये कोई चालक है, कंडक्टर है, और पहले इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इस पर चार्ज मान लेते हैं 0 है। तो हम यहाँ सबसे पहले कोई चार्ज इसको ले आएंगे, देंगे। तो जब कोई भी चार्ज इसको ले आके देंगे तो हमको कार्य नहीं करना होगा, हमको 0 कार्य करना होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी हम चार्ज को यहाँ लाएंगे तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमें कोई ना फोर्स लगाना है, और जब हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई कार्य भी नहीं होगा। तो पहली दशा में चूंकि ये अनावेशित है, निरावेशित है, कोई चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज मान लिया जाए Q चार्ज है, तो इसमें Q चार्ज को अगर हम यहाँ ले आए तो हमको कोई काम नहीं करना पड़ा। अब फर्ज कर लीजिए कि यहाँ Q चार्ज जब आया तो इसके ऊपर एक चार्ज जो भी होगा, Q का मान कुछ होगा, तो इसके ऊपर चार्ज, अगर एक कंडक्टर ऐसे गोलीय कंडक्टर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम दूसरा Q इस पर ले आ रहे हैं, तो अब जब हम ले आएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा W1। फिर कोई तीसरा चार्ज ले आएंगे तो हमको यहाँ रखेंगे, तो अच्छा काम क्यों करना पड़ रहा है? पहली बार लाए तो कार्य 0 हुआ, दूसरी बार लाए तो काम करना पड़ा कुछ W1, तीसरी बार W2, इसी तरह लाते रहेंगे तो कार्य करना पड़ेगा। पहली बार क्यों नहीं कार्य करना पड़ा? क्योंकि पहली बार यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब हम एक चार्ज को ला दिए तो अब चार्ज आ जाने से, जहाँ भी चार्ज आ जाता है तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। तो जब पहला चार्ज आया तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसलिए हमको कोई काम नहीं करना पड़ा। जब दूसरा चार्ज आएगा तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, फिर दूसरा हम प्लस ला रहे हैं, तो ये इसके पास आ नहीं पाएगा, रिपल्सन फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो रिपल्सन फोर्स के कारण हम इसको प्रेस करके, इस पर फोर्स लगा करके इसके पास ले आएंगे और इस कंडक्टर को हम चार्ज दे देंगे, इसको आवेशित करेंगे। फिर जब दूसरा चार्ज हम लाएंगे तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चार्ज की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब दूसरी बार चार्ज लाए तो चार्ज और घना हो गया, घने होने का मतलब चार्ज की मात्रा बढ़ गई। फिर तीसरा चार्ज लाए तो चार्ज की मात्रा और बढ़ गई। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चार्ज को हम लाते रहेंगे, यहाँ चार्ज की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। जब चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो ज़्यादा चार्ज हो जाने के कारण जैसे जैसे लाएंगे उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये यहाँ तक बात समझ में आई कि जब पहली बार चार्ज को ले आए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, चूंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं था। तो चार्ज जब नहीं रहेगा तो कोई रिपल्सन फोर्स नहीं लगाएगा। जैसे ही चार्ज का एक छोटा टुकड़ा आ गया, यहाँ चार्ज डेवलप हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तो ये इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं वैसे वैसे हमको रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क हम करते हैं वो वर्क इसमें स्टोर्ड हो जाता है, इस चालक में स्टोर्ड हो जाता है। तो जो हमने वर्क किया इसको चार्ज देने में, वो इसमें जो वर्क हमने किया इसमें स्टोर्ड हो गया। वो किस रूप में स्टोर्ड हो गया? चूँकि ये स्टैटिक पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में चालक में चार्ज स्टोर हो रहे हैं, हमारा वर्क उसमें स्टोर हो रहा है। तो ऐसे वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब चालक में एक पोटेंशियल एनर्जी
स्थितिज ऊर्जा डेवलप हो गई। और वो कहाँ से आई? जो हमने कार्य किया। तो जो हमने कार्य किया वह चालक की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो डेवलप होती गई। अब ध्यान दीजिए, जब पहली बार चार्ज हम दिए तो इसका विभव पहली बार कुछ नहीं था, क्योंकि वो आवेशित नहीं था। जब भी कोई बॉडी आवेशित नहीं होती है तो उसका विभव 0 माना जाता है। जब चार्ज हमने दे दिया तो इसका विभव कुछ बढ़ने लगेगा, फिर दूसरा चार्ज दिए विभव और बढ़ेगा, तीसरा चार्ज दिए विभव और बढ़ेगा, चौथा चार्ज दिए विभव और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम कंप्लीट चार्ज दे देंगे तो मान लिया जाए इसका विभव बढ़ते बढ़ते कोई भी हो गया, पहले 0 था, फिर लास्ट विभव इसका कुछ भी हो गया। हम मान लेते हैं इनिशियल V1 और लास्ट में हो गया V2 जिसकी वैल्यू V हो गई। और चार्ज Q हमने कंप्लीट दिया। Q का मतलब हो सकता है कोई 100 कूलाम हो, तो 100 कूलाम को हम टुकड़ों में 100 बार में दिए। पहले 1 कूलाम, फिर 2 कूलाम, फिर 3 कूलाम, फिर 4 कूलाम। तो पहली बार में इसका विभव 0 था, फिर जैसे जैसे इसको कंप्लीट Q का मतलब 100 कूलाम पूरा दे दिए तो इसका विभव हो गया V। क्योंकि हमें ये सब कहानी पता है, जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। अगर वो आवेशित नहीं है तो उसका विभव 0 होता है। जब हम चार्ज दिए विभव कुछ हुआ, फिर चार्ज दिए विभव कुछ और बढ़ा, फिर चार्ज दिए विभव कुछ और, विभव बढ़ता जाएगा। और जो हमने वर्क किया चार्ज को दोने में, वही हमारा काम इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आइए, चार्ज को देने में हमने कितना कार्य किया, तो ये सब कहानी मैं लिख दूंगा। माना एक निरावेशित चालक है, निरावेशित मतलब वो आवेशित नहीं है। माना एक निरावेशित चालक है जिसका विभव 0। चालक को Q आवेश टुकड़े में, मतलब Q को हम टुकड़ा बनाएंगे, टुकड़े में देने की अवस्था में वाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे चालक को आवेश देते हैं वैसे अन्य आवेश को लाने में, अन्य आवेश को देने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वही चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चलिए, तो यहाँ तक बात हमको समझ में आ गई कि जब भी किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो इनिशियली तो उसका विभव 0 होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, पहली बार में कार्य नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आवेश का छोटा अंश ट्रांसफर हो जाता है चालक पर, तो जब दूसरा अंश ले जाते हैं तो प्रतिकर्षण फोर्स के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। फिर हम
टुकड़े टुकड़े में हम आप चालक को आवेश देते रहेंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। वो जितना कार्य हम करते हैं वो सारा कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ हम एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं। तो जो हमने कार्य किया, कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यही कार्य हमारी जो कार्य है वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। तो आइए अब कुल कितना कार्य करना पड़ा उसको निकाला जाए। तो कार्य का आपने पढ़ा होगा विभव वाले चैप्टर में, कार्य होता है Q इंटू डेल्टा V। ये फार्मूला है चार्ज के केस में। वैसे कार्य का F इंटू डी भी होता है, लेकिन F इंटू डी तब यूज करते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं और बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करते हैं, ऐसी दशा में W बराबर F इंटू डी फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला कब यूज करते हैं? जब किसी आवेश को हम ले जाते हैं वैद्युत क्षेत्र में, और जब ले जाते हैं और चार्ज देते हैं तो शुरुआत में क्या विभव था, बाद में क्या विभव हो गया, उसके डिफरेंस निकालना पड़ता है। विभव का डिफरेंस, आवेश और विभव के डिफरेंस से भी हमारा वर्क होता है। जैसे मान लीजिए इसलिए कोई बॉडी विभव 2 पर है, फिर हमने इसको आवेश दिया और अब इसका विभव, जब भी आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा, उसका विभव 10 हो गया। तो यहाँ जो W आएगा वो Q इंटू 10 में से 2 घटा के डेल्टा V यानी Q इंटू 8, ये हमारा वर्क होगा। तो वर्क हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, तो वही मैं वर्क निकाल रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, जब चालक इनिशियल कोई चार्ज नहीं था तो इसका विभव 0 था, बाद में जैसे हम चार्ज देते गए तो मान लिया जाए इसका विभव हो गया V। तो इसको मैं लिख देता हूँ। प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक दशा में चालक का विभव 0 तथा माना पूरा आवेश Q देने पर चालक का विभव कुछ हो जाएगा, चालक का विभव भी हो जाता है। अतः अब ध्यान दीजिए, पहले विभव 0 था, बाद में विभव भी हो गया। जब कंप्लीट हम इसको आवेश दिए तो 0 वाला विभव लें कि कैपिटल V वाला विभव लें। अच्छा, बीच में क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहले विभव 0 था, बाद में विभव 8 हो गया, तो 8 एट ए टाइम नहीं हुआ, एक ही बार नहीं हुआ। हम पहले बार तो 0 था, फिर कुछ चार्ज दिए तो सकता है 1 वोल्ट हुआ हो, फिर कुछ और चार्ज दिए 2 वोल्ट हुआ हो, फिर कुछ और चार्ज दिए, क्योंकि चार्ज को हम टुकड़े टुकड़ों में ट्रांसफर किए हैं, तो धीरे धीरे 8 वोल्ट हो गया। तो 8 वोल्ट भी कंटिन्यूअस नहीं रहा, क्योंकि वो तो सबसे अंतिम में 8 हुआ, कभी 0 था, कभी 1 था, कभी 2 था। अब किस विभव को लिया जाए, तो ऐसी दशा में हम लोग एवरेज विभव लेते हैं। पहली दशा में चालक का विभव 0 था, सबसे बाद में V हो गया, V माने 100 हो गया, तो एक ही टाइम 100 नहीं हुआ, वो 0 से 1 2 3 4 करके ऐसे 100 हुआ। तो विभव वास्तव में कितना लिया जाए, ऐसी दशा में हम लोग एवरेज विभव लेते हैं। तो कहेंगे अतः आवेश को देने में चालक का औसत विभव, तो जो चालक का औसत विभव होगा वो औसत विभव निकालते कैसे, इनिशियल कितना था, बाद में कितना हुआ, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो हमारा जो विभव हो गया वो हो गया V/2। अब इसके बाद मैं वर्क निकाल रहा हूँ, तो अब आइए वर्क निकाला जाए। तो वर्क का फार्मूला हमारा होता है Q इंटू डेल्टा V, ये हमारा सूत्र है। तो वर्क यहाँ हमारा हो जाएगा Q, आवेश को हमने QA दिया, और डेल्टा V हो गया V/2। तो ये हमारा हो गया हाफ QV, इसको हम लिखेंगे हाफ QV। तो ये हमको पूरा कार्य करना पड़ा, यानी आवेश को ट्रांसफर करने में, चालक को आवेश देने में ये हमको कार्य करना पड़ा। इसी कार्य को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मानते हैं। तो इसको U से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और ये हो गया हाफ QV। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आवेशित चालक है, चालक लेकिन कैसा चालक, आवेशित चालक,
आवेशित चालक का मतलब इसको चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज। तो आवेशित चालक की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ क्यूबी होती है। इसको हम अन्य रूपों में भी बदल सकते हैं। हाफ क्यूबी को चूंकि हम Q बराबर CV जानते हैं, Q बराबर CV होता है, तो अगर हम Q को यहाँ CV भर दें तो U बराबर हाफ CV इंटू V, तो हाफ CV स्क्वायर, V भी CV स्क्वायर हो जाएगा। और एक तीसरे रूप में भी हम लोग जानते हैं इसको, QV हो गया, CV हो गया, और एक CQ के रूप में। तो यहाँ से CQ के रूप में बदलने के लिए V को Q बटा C लिख दिया जाए, V को Q बटा C, तो ये हो जाएगा हाफ Q है और V को Q बटा C, तो एक फार्मूला और हमारा मिल गया, हाफ Q का स्क्वायर अपान C। तो ये 3 फार्मूले हमारे होते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हम यूज कर लेते हैं। तो हमारा हेडिंग मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूँ कि किसी चालक को आवेशित करने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी किसी आवेशित चालक की क्या ऊर्जा होती है, उसको हम लोग कहते हैं किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आती है? अगर कोई चालक आवेशित नहीं है तो उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऊर्जा किसी न किसी फील्ड में होती है। फील्ड आप समझिए, फील्ड का मतलब हमारे पास 3 तरह के फील्ड जनरली होते हैं, जिसको एक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और एक ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो जब भी कोई चार्ज होता नहीं है तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता। जब चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहाँ एनर्जी होगी। तो जब भी हम चार्ज लाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट होता रहेगा। छोटा चार्ज है उसका छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बहुत ज़्यादा चार्ज लाएंगे, Q चार्ज लाए तो Q के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो वहाँ एनर्जी आएगी। अब वो एनर्जी आई कहाँ से? यही कहानी है कि जब भी चार्ज को लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जो कार्य हम करते हैं वो चालक की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डेवलप हो जाता है। अब हमारा मेन फार्मूले पाइए, जो कार्य हम करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो कार्य कैसे करते हैं? Q इंटू डेल्टा V से। Q तो क्लियर है कि Q चार्ज हम दिए, अब डेल्टा V माने विभव में क्या परिवर्तन इसके हुआ। इनिशियली इसका विभव 0 था, जैसे जैसे हम चार्ज को देते गए इसका विभव बढ़ता गया, बढ़ते 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 हमने मान लिया कि इसका विभव भी हो गया। लेकिन यह विभव भी एक एट ए टाइम नहीं हुआ, धीरे धीरे करके हुआ, टाइम ड्यूरेशन। जैसे चार्ज दिए कुछ हुआ भी, फिर चार्ज दिए फिर कुछ और भी। तो ये एवरेज भी हमको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी पहले दिन में 10 रुपया कमाता है, दूसरे दिन में 30 रुपया कमाता है, तीसरे दिन में कोई 90 रुपया कमाया, चौथे दिन में 100 रुपया कमाया, 5वें दिन में कोई पैसा नहीं, 6वें दिन में ऐसे 50 रुपया कमाया। तो हम आपसे पूछें उसका प्रतिदिन की कमाई क्या हो, कितना कमाया है, तो आपको एवरेज निकालना पड़ता है। जब कोई चीज़ घटती बढ़ती रहती है तो उसका सिस्टम तय नहीं होता है, तो उसकी सही वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं। सबको जोड़ लेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो वही कहानी है, यहाँ पहले विभव 0 था, बाद में भी हुआ, जिसका हमको एवरेज लेना पड़ा। तो इसको V/2 निकाला गया। अब डेल्टा V निकल गया, हमने V/2 भर दिया। QV फार्मूला होता है हाफ QV, तुरंत हमारा आंसर आ गया। तो एक हाफ QV हो गया। फिर हमने Q बराबर CV फार्मूला होता है, Q बराबर CV भर दिए तो CV का स्क्वायर हो गया। एक यहीं से V की वैल्यू निकाल लिए Q/C, तो Q/C के रूप में भर दिए, Q का गुणा Q स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब जानते हैं चूंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मात्रक होता है जूल। कोई भी एनर्जी होती है जिसका मात्रक जूल होता है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग यहीं अपनी बात को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।